ओके नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग का ज्ञान और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव के उसी सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूं आपके साथ ओवेरी। तो आओ शुरुआत करते हैं ओवेरी की। ओवेरी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, शेप, कलर, साइज, वेट, मीन ओवेरियन वॉल्यूम, हिस्टोलॉजी एंड स्ट्रक्चर, लिगामेंट। ये हम कवर करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में कवर करेंगे डेवलपमेंट, रिलेशन, ब्लड सप्लाई, वेनस सप्लाई एंड फंक्शंस। ये हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ओवेरी इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये कैसा ऑर्गन है आपका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना ये कौन सा ऑर्गन है, तो कौन सा ऑर्गन है? इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। नाउ it is the paired organ, parenchymatous organ। paired in the sense ये कितने इन नंबर होते हैं? 2, एक राइट और एक लेफ्ट। पेरेंकाइमेटस। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में कहा था दैट इज अ होलो ऑर्गन। होलो मतलब जो अंदर से खाली है, लेकिन ये कैसा ऑर्गन है? पेरेंकाइमेटस मतलब जिसके अंदर से टिश्यू कंप्लीट फिल्ड होते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी पेरेंकाइमेटस ऑर्गन होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2। आउटर कॉर्टेक्स हो सकता है, इनर मेडुला होगा। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, किडनी इज ऑफ पेरेंकाइमेटस ऑर्गन, और पेरेंकाइमेटस ऑर्गन में किडनी के भी कितने पार्ट होते हैं? आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। नो, आगे बढ़ता हूं। इसका ओवेरी जो वर्ड डिराइव्ड हुआ वो एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब लैटिन वर्ड है, दैट इज जो वर्ड है दैट इज ओवेरियम। कौन सा वर्ड है? ओवेरियम। ओवेरियम से ही डिराइव्ड हुआ है आपका ओवेरी। समझना, ओवेरियम का जो मतलब होता है वो मतलब होता है एग। क्या मतलब होता है? एग। इन द सेंस कि आपकी जो ओवेरी है वो किसका प्रोडक्शंस करने वाली है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज योर एग, ओवा, या जिसको हम बाद में सेकेंडरी oocyte भी कहेंगे। तो फर्स्ट प्राइमरी ओवेरियम का जिसका मतलब होता है एग, एग का फॉर्मेशन का काम कौन करता है? आपका ओवेरी। इसके अलावा एक और यहीं पे मैं बता दूं, जो हार्मोन का भी प्रोडक्शंस कौन करता है? आपका ओवेरी। तो ओवेरी की अगर मैं इंट्रोडक्शंस में बात करूं तो ओवेरी इज अ पेयर्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसका डिराइव्ड हुआ है आपका ओवेरियम से, और ओवेरियम का मतलब क्या होता है? एग। तो इसका मोटे मोटे तौर से एक तो एग बनाना और एक बनाना हार्मोन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द शेप ऑफ ओवेरी। तो जो शेप ऑफ ओवेरी होता है वो होता है या तो ओवल शेप, आपको ऑप्शन एग्जाम के ऑप्शंस में ओवल शेप मिलेगा, या मैं बेस्ट आंसर बोलूं दैट इज अ आलमंड शेप। जो बादाम आप देख लो बिल्कुल उसी शेप का और उसी आकार का क्या होता है आपका? ओवेरी। क्लियर है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द कलर मैं आपको यहाँ पे 2 बताऊंगा कलर, आपको समझना। देखो ये एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। शेप बिफोर प्यूबर्टी, सॉरी कलर बिफोर प्यूबर्टी इसका रहता पिंकिश कलर। बिफोर प्यूबर्टी कैसा रहता है? पिंकिश कलर। और आफ्टर प्यूबर्टी दैट इज योर आफ्टर प्यूबर्टी इसका कलर हो जाता है ग्रे। ठीक है। बिफोर प्यूबर्टी पिंकिश, आफ्टर प्यूबर्टी ग्रे। नो, ये था अपना कलर। आओ चर्चा करें साइज। अगर मैं साइज की बात करूं तो इसकी साइज जो है वो है 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर थिकनेस या हाइट। ये है इसकी साइज। 3 × 2 × 1 क्या है इसका साइज। वेट की मैं यहीं पे बात कर लेता हूं। इसका वेट 2 से 3 ग्राम ईच ओवेरी। पॉइंट टू बी नोटेड, एक ओवेरी का वजन कितना है? 2 से 3 ग्राम। ओवेरी कितनी होती है? 2। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। देखो यहां पे आपको एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। वेट ऑफ ओवेरी आपको ऑप्शन दे दिया 2.5,
3, 3.5, 4 एंड 5। तो अगर वेट ऑफ ओवेरी आ रहा है, ओवेरीज आ रहा है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है 5। और अगर वेट ऑफ ईच ओवेरी आ रहा है तो आपको अगर आंसर बेस्ट 2.5 या 2 अगर मिल रहा है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको वेट तक मैं आपको बता चुका हूं। आओ चर्चा करें मीन ओवेरियन वॉल्यूम। दोस्तों आप ये बात ज़रूर समझिएगा कि एक ओवेरी अभी आपके पूरे ओबीजी का आगे का पूरा लिंक है ना। अगर आप ओवेरी को अभी समझेंगे तो उसके बाद आप ओजेनेसिस को समझ पाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस को समझ पाएंगे, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी आप इसी लेक्चर के आगे समझ पाएंगे। क्योंकि इस लेक्चर के बाद वैसे तो सभी लेक्चर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सभी कंसेप्ट स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं। ठीक है, ओवेरी में मैं बढ़ता हूं, दैट इज अ मीन ओवेरियन वॉल्यूम। मीन ओवेरियन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि अगर एक जो सपोज करो कि ओवरी एक पॉलीथीन होती तो उसमें कितना फ्लूइड आ सकता है, दैट इज अ मीन ओवेरियन वॉल्यूम। तो प्री मेंस्ट्रुअल फीमेल जो होती है, जिनका मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, प्री मेंस्ट्रुअल में जो वॉल्यूम होता है प्री मेंस्ट्रुअल वुमेन्स का, उनका वॉल्यूम होता है दैट इज योर 3 ml। क्लियर है? ओके, अगर द फीमेल वो आर द मेंस्ट्रुएटिंग, जो मेंस्ट्रुएशन कर रही है, मेंस्ट्रुएशन फीमेल है, उनके जो ओवेरी का वॉल्यूम रहता है वो रहता है 9.8 ml। और जो पोस्ट मेनोपॉजल बोले तो या मेनोपॉजल वुमेन बोलो तो जिनके पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल अब आ नहीं रही है, पोस्ट मेंस्ट्रुएशन फीमेल, उनमें होता है 5.8 ml। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ अब मैं डिस्कस करने वाला हूं द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ओवेरी, जहां से सभी चीज़ें अपनी इंटर रिलेटेड है, दैट इज द हिस्टोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। बढ़ता हूं आगे। सो दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोलॉजी और स्ट्रक्चर। ओके, देखो हिस्टोलॉजी जैसा मैंने बताया कि भाई जितने भी पैरेन्काइमेटस ऑर्गन होते हैं उनके कितने पार्ट होते हैं, 2, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। चाहे आप किडनी ले लो, चाहे आप एड्रिनल ग्लैंड ले लो। ठीक है, तो इसके भी कितने पार्ट है, आउटर जो है दैट इज योर कॉर्टेक्स, और इनर जो पार्ट है वो है मेडुला। ठीक है, तो यहां से आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। देखो भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं, मेरा डायग्राम वैसे इतना अच्छा नहीं है, बट मेरी कोशिश बहुत अच्छी है ना। और आपको तो पता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, बिल्कुल। ओके, तो मैं पहले पढ़ाना चाह रहा हूं दैट इज योर कॉर्टेक्स। अच्छा, अभी जिन लोगों ने सीआरपीएफ का फॉर्म नहीं डाला है वो सीआरपीएफ का फॉर्म डाल सकते हैं। 20 तारीख से वो फॉर्म अवेलेबल हो गए हैं, वैकेंसी अच्छी है, आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं ना। ओके, दिस इज आउटर पार्ट, ये आपको जो दिख रहा है, पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स के ऊपर लाइक एक एपिथेलियम होती है लाइक दैट। ओके, ये उसकी न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ओके, सो दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। देखो भाई, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द फर्स्ट, दिस एपिथेलियम इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। किसी किसी बुकों में आपको जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ वाल्डेयर भी मिलेगा, ऑफ वाल्डेयर, ऑफ वाल्डेयर। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम, बिकॉज ऑफ ऐसा मानना है, या पहले की बुक्स ऐसा कहती थी कि जो जर्म लेयर होती है, जो आपके जर्म्स बनते हैं, जो फॉलिकल्स बनती हैं, वो किससे बनती है, जर्मिनल एपिथेलियम से। लेकिन आजकल जो रिसेंट बुक्स आ रही है, जो रिसेंट कंसेप्ट आ रहा है, वो क्या कहता है, दिस जर्मिनल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम ना कह के क्या बोलते हैं, दैट इज द सरफेस एपिथेलियम, सरफेस एपिथेलियम। बात को सिंपल सी है समझना, पहले जहां की बुक्स आपको ओल्ड बुक्स मिलेगी दैट इज अ जर्मिनल एपिथेलियम, अभी जो नया कंसेप्ट है वो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस एपिथेलियम। नो, सरफेस एपिथेलियम के जस्ट नीचे एक और कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक और लेयर होती है
जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। द वेरी इंपॉर्टेंट ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस रेड मार्कर इट्स कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्लियर है? नाउ अब मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा और आगे। देखो लेट्स ड्रॉ अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, इससे दो बनाने से आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी। दैट्स वाई मैं इसको थोड़ा सा बना रहा हूं लाइक दैट। आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हाइलम। देखो जहां पे भी आपको एक और चीज याद रखनी है कि जहां पे भी हाइलम आएगा ना, वहां पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर एंट्री करेगी और कोई ना कोई स्ट्रक्चर एग्जिट करेगी। जैसे किडनी में भी हाइलम होता है तो वहां पे रिनल नर्व, रिनल वेन वहां पे एंट्री और एग्जिट करती है। सेम यहां पे भी आपकी ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स एंटर करती है, वेन एंटर करती है और एग्जिट करती है। द स्ट्रक्चर इज नोन एज द हाइलम। और आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पेशलाइज दिस, इट इज द इनर पार्ट और जिसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला। और दोस्तों ये वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, दिस आउटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। सर्टेन मैनी काइंड ऑफ फॉलिकल्स, बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं जिनको बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। देखो मैं वैसे इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मेस्ट्रोल साइकिल उसमें मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉर्टेक्स में यहाँ पे कुछ लिंक है जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स सेल्स होती है लाइक दैट। ओके, इन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स में आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इन प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स के में एक सिंगल लेयर, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं क्या कह रहा हूं, एक सिंगल लेयर की सेल्स अरेंज हो जाती है जिसको अब इस स्ट्रक्चर्स को बोल देंगे अपन प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, नाउ अगेन ये थोड़ा सा और ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल सेल्स जुड़ने लग जाती है, मल्टीपल सेल्स बनने लग जाती है इसके ऊपर। देखो प्राइमरी फॉलिकल्स में सिंगल थी और यहां पे बहुत सारी मल्टीपल सेल्स आने लग जाती है। इन सेल्स को बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। इनको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स, या यस इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल। नाउ अब यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब कभी भी कोई सिंगल लेयर, मतलब इस कॉर्टेक्स में, इन फॉलिकल्स में जब भी सिंगल लेयर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिकल्स। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग, द फॉलिकल इज योर फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवेरी। फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवेरी, दैट इज योर फॉलिकल। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दैट इज अ फॉलिकल। देखो मेरी बात को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आपकी ये फॉलिकल सेल्स हैं दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ओवेरी। ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? वो होती है आपकी नेफ्रॉन। अगर आप मैं बात करूं कि भाई लीवर की, तो लीवर की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? हेपेटोसाइट। तो इसी तरह ओवेरी की फंक्शनल यूनिट का नाम क्या है? ओवेरी। इट इज अ क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। नाउ अभी तक मैंने क्या डिस्कस कर लिया कि भाई कुछ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जिसको हमने बोला प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ठीक है, इस प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स में एक सिंगल लेयर
आप देखिएगा यहाँ पे एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है, फिर इसको हमने क्या नाम दिया, दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल्स। इन प्राइमरी फॉलिकल्स में फिर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद द मल्टीपल लेयर ऑफ सेल बन गई, और अब जो मल्टीपल लेयर उनको हमने क्या बोला, ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, सिंगल लेयर है तो फॉलिकुलर सेल, और अगर मल्टीपल लेयर वाली सेल है दैट इज योर ग्रेनुलोसा सेल। और स्ट्रक्चर्स का नाम जो है वो है आपका अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल, अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, नाउ अब आगे क्या होता वो समझिए आप। आगे क्या होता है, ये जो फॉलिकल्स है इसमें जो अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल्स में कैविटी बनने लगती है। सेल इस तरीके से अरेंज होती है कि जैसे लगता है कि उनमें कुछ न कुछ कैविटी बनी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे है। ये है आपका न्यूक्लियस, ओके, ठीक है। देयर इज अ मल्टीपल सेल। इसको बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है दोस्तों, लेकिन ठीक है, हम समझेंगे उसको अच्छे से, क्योंकि यहीं से आपकी मेस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, ये सभी प्रोसेस आपको यहीं से समझ में आने लग जाएगा। अगर आपने इसको इतना समझ लिया तो मेस्ट्रुअल साइकिल में समझना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। ओके, मैं इसका डिफरेंट कलर लेट यूज़ कर लेता हूँ मैं। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनी, मैंने क्या बोला, जो अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल्स है उनमें कैविटी बनने लग जाती है, और कैविटी बनने के बाद आप वो इस तरीके से अरेंज आपको दिखेंगे। ओके, तो जो ये कैविटी बनी है, इसको हम बोलते हैं एंट्रम। इसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। ठीक है, ओके, इसी की वजह से जो कैविटी बनी उसको एंट्रम बोलते हैं, और इसी की वजह से इसको बोलते हैं एंट्रम फॉलिकल, एंट्रम फॉलिकल। और वैसे देखा जाए तो इसी को और दूसरा नाम है, दैट इज योर सेकेंडरी फॉलिकल। इसी का दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। नो, अच्छा, इसी का एक तीसरा नाम भी हो सकता है। इस एंट्रम में फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, तो इसी की वजह से इसको बोलते हैं लीकर फॉलिकल, लीकर फॉलिकल। क्लियर है? नाउ दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज अ प्राइमरी फॉलिकल। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट में ये सेल्स और ग्रो करने लगती है, और इसके बाद ये बनाती है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दोस्तों। मैं थोड़ा सा इसको छोटा ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, ताकि समझ सकें। ओके, नाउ ये है आपकी ग्रेनुलोसा सेल, ये है आपका प्राइमरी oocyte, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, now this structures is called tertiary follicle, this called tertiary follicle। ओके, ठीक है, दिस इज योर टर्शियरी फॉलिकल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रब करूंगा ताकि मैं इसको और बड़ा कर पाऊँ, थोड़ा सा रब है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा अपन को स्पेस मिल जाएगा। सो व्हाट आई एम टेलिंग अगेन, इनमें और डिवाइडेशन हुआ और मेटासिस हुआ, देन कुछ इस तरीके से अरेंज हुआ जिसको हमने क्या बोला, टर्शरी फॉलिकल। नाउ अब इस स्ट्रक्चर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस स्ट्रक्चर को समझना आप। दैट इज द फर्स्ट लेयर। मैं इसको दोस्तों, अगर नहीं ठीक है, मैं इसकी इस इंफॉर्मेशन को लास्ट में ही दूंगा।
ओके, लाइक दैट, इसको थोड़ा सा ओके। अब यहाँ पे आप समझना, सबसे पहले जो, अच्छा, इस स्ट्रक्चर का जो नाम है दैट इज योर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। नो, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, लेट डिस्कस। देखो, जहां आपका प्राइमरी oocyte था, इट्स कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte, इट कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट मैं इसका और डिस्क्रिप्शन में oogenesis में ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए, जो प्राइमरी oocyte था दैट कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी oocyte, और इसकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लाइक दैट, इसको हम बोलते हैं oolemma, इसको हम क्या बोलते हैं, oolemma। जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कुछ सेल्स आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं कैलस, कैलस ooferus, कैलस ooferus, ठीक है। नाउ, और जो सेल आपको यहाँ पे रेड मार्कर में दिख रही है, जो सराउंडिंग द सेकेंडरी oocytes की होती है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। कुछ सेल्स आपस में बाहर लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको यहाँ पे समझना है, समझना, इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ मेडुला वाले रीजन में भी कुछ सेल्स होती है, इट्स यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स यहाँ पे बाहर पे अरेंज हो जाती है। द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ सेल्स यहाँ पे बाहर पे अरेंज हो जाती है, जिसको बोलते हैं थीका इंटरना। द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, दैट इज द थीका इंटरना। थीका इंटरना क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखती है थीका इंटरना सेल, बिकॉज इज अ वेस्कुलराइज सेल। वेस्कुलराइज सेल इन द सेंस कि इसको ब्लड सप्लाई हो रही है ना, वेस्कुलराइज सेल्स होने की वजह से। अच्छा, पहले ये करती क्या है, दे रिलीज मेन दैट इज अ एस्ट्रोजन। ये क्या रिलीज करती है, एस्ट्रोजन, थीका इंटरना। इसके बाहर एक और आपको ये लेयर दिख रही होगी, जिसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। नाउ, अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमको समझनी है। थीका इंटरना ये वेस्कुलराइज सेल है। अच्छा, यहाँ पे आपको ध्यान है, एंटीरियर पिट्यूटरी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं आपके, थीका इंटरना पे। ल्यूटिनाइजिंग के हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग का इंटरना पे किसके रिसेप्टर होते हैं, आपके होते हैं LH रिसेप्टर। वहीं आपकी जो ये बाकी ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, उन पे होते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर। यह है आपका क्वेश्चंस, ठीक है भाई। सेकेंडरी oocyte ये बन गया, इसके ऊपर oolemma है, जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी, जो सेल्स इसको अटैच करके रखती है, दैट इज योर कैलस ooferus सेल, ठीक है। बाहर कुछ सेल्स रेडिएट होके घूमती है, रहती हैं, जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। मेडुलरी से कुछ सेल्स इधर आती हैं, जिस पे इस तरीके से अरेंज होती है, जिसको बोलते हैं थीका इंटरना, दैट रिलीज द एस्ट्रोजन। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, LH के क्या होते हैं इस पे, रिसेप्टर। LH ही आपका ओवुलेशन करवाता है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन इज LH, ठीक है। तो LH के रिसेप्टर कहाँ होते हैं आपके थीका इंटरना पे, और FSH के रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, दिस ग्रेनुलोसा सेल पे। दिस ऑल आर अबाउट ऑफ योर कॉर्टेक्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब करता हूं उसको। सो दोस्तों, अभी अपन ने बना दिया क्या, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ से रिलीज हो गया, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। ओके, नाउ अभी ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte। अच्छा, अभी जो लोग कहते हैं ना कि ओवा रिलीज हुआ, ना, ओवा कभी रिलीज नहीं होता, रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, है ना। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके भाई, सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बचती है उसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, जो आपका होता है येलो कलर पिगमेंट। येलो कलर पिगमेंट, येलो कलर का कार्पस ल्यूटियम होता है ना।
इसको हम और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे। ये अगर मैं अभी बताऊं तो ये आपके 4 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। मेनली करता है प्रोजेस्टेरॉन। मेनली क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ी मात्रा में आपका एस्ट्रोजन, थोड़ी मात्रा में इनहिबिन और थोड़ी मात्रा में करता है रिलैक्सिन। ये 4 हार्मोन रिलीज करता है। फर्स्ट इज योर प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा, सेकंड एस्ट्रोजन, थर्ड इनहिबिन, चौथा रिलैक्सिन। ओके, अब बात को समझिएगा। ये थोड़े दिन 25वें दिन तक ये बड़ा होता रहता है। अगर सेकेंडरी oocyte अगर आपका स्पर्म से मिल गया तो जाइगोट बन गया तो अलग बात है। अगर सपोज करो कि सेकेंडरी oocyte का स्पर्म का मिलन नहीं हुआ, दे कैन नॉट मीट, फर्टिलाइजेशन आपका नहीं हुआ, तो दिस कार्पस ल्यूटियम इज चेंज इनटू एक अनदर पिगमेंट दैट्स कॉल्ड द कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस, दिस इज योर व्हाइट कलर सब्सटेंस, व्हाइट कलर सब्सटेंस। ओके, अच्छा, आप एक चीज गार्ड बांध सकते हो, जहां पे भी इट इज अ लैटिन वर्ड, जहां पे भी ल्यूटियम आता है जिसका मतलब क्या होता है? येलो। जहां कहीं पे भी एल्बिकेंस आएगा जिसका मतलब क्या होता है? व्हाइट, है ना। अगर रूबरम दैट इज अ रेड, ठीक है, ये कुछ कलर है लैटिन वर्ड में। ओके, सो अब मैं फाइनली, ये मेरा हो गया कंप्लीट कॉर्टेक्स। फाइनली मैं आता हूं मेडुला में। ओके, आपको जो ये वाली स्ट्रक्चर दिखी होगी, मैं यहीं पे ड्रॉ करके बता देता हूं। आपको जो ये वाली स्ट्रक्चर दिखी होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला। मेडुला सबसे पहले अंदर वाला पार्ट है, इनर साइड है, हाँ या ना। इसमें मेनली होता क्या है? ब्लड वेसल्स, वेन्स, क्लियर है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी आपका कहाँ पे होता है? यहाँ पे। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं हाइलस सेल। मैं यहीं पे रब कर रहा हूं। कुछ सेल्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं? हाइलस सेल। और हाइलस सेल इट होमोलॉगस, होमोलॉगस मतलब जिसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है? सेम है। इट इज अ ऑटोलॉगस, होमोलॉगस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। देखो, हाइलस सेल किसकी होमोलॉगस है? इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस। अच्छा, इसी इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस को ही इंटरस्टिशियल सेल ऑफ काजल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ICC। ओके, तो ये हाइलस सेल क्या रिलीज करती है? आपका एंड्रोजन। क्या रिलीज करती है? एंड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझिए कि भाई अगर फीमेल को हाइलस सेल का कार्सिनोमा हो गया, फीमेल को हाइलस सेल का कैंसर हो गया, तो हाइलस सेल ग्रो करेगी और हाइलस सेल ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज करेगी, और ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज करने की वजह से फीमेल में मस्कुलिन फीचर आने लगेंगे, जैसे दाढ़ी मूछे आना, आप देखना आवाज़ का भारी होना। तो वो किसके कार्सिनोमा की वजह से होगा? हाइलस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो दोस्तों पार्ट 1 में इतना ही। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और रिक्वेस्ट है जितने लोगों से शेयर कर सकें शेयर करिए। अच्छा, इसको आप कंप्लीटली देखना, तभी आप ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझ पाएंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, उसका लिंक दे रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दे रहा हूँ, आप मुझसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।